दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री से लेकर आई हूँ, जो कि अशोक, हमारा टॉपिक का नाम है अशोक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिंदुसार जो हैं वो मौर्य साम्राज्य के थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के थे और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, तो अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे, है ना। जो महान सम्राट अशोक भी बोलते हैं उन्हें। तो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी, है ना। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो थे वो कहाँ के शासक थे? राज्यपाल थे, अवंती का राज्यपाल। ठीक है, अवंती का राज्यपाल थे। अपने मतलब राजगद्दी पे बैठने से पहले वो जो थे वो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, आगे देखते हैं। मास की गुर्जरा नेत्र उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभादार मूर्ति शिल्पी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रायो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। ठीक है दोस्तों, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक ने अपने अभिलेख के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, तो कलिंग की राजधानी तोसली, है ना, क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तोसली हुआ करती थी, पर अधिकार कर लिया था। उन्हें उल्लेख मतलब ये जो है कलिंग का वर्णन हमें किस अभिलेख से मिलता है? ये 13वें अभिलेख से मिलता है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे अभिलेख के बारे में बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियम नाम एक राजदूत भेजा था। ठीक है, उपगुप्त कौन से थे? दोस्तों, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई थी। किसने? उपगुप्त, है ना। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को अपनाते थे, मतलब मानते थे। बाद में कल्लड़ के राज तरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक थे। ठीक है, निग्रोध के वचन सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। यानी ऐसे मतलब बोला जाता है कि कल्लड़ ने जो राजतरंगिनी, अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजतरंगिनी किसने लिखी है? तो कल्लड़ की है। ठीक है, राजतरंगिनी जो कि कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है राजतरंगिनी में। दोस्तों, आगे बात करते हैं। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई थी कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। ठीक है, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक मतलब उनका राज्याभिषेक जो हुआ था तो 10वें वर्ष बोधगया की थी, है ना, और 12वें वर्ष निगालिन सागर की और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। मतलब ये कहा गया है कि जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो 10 वर्ष में वो बोधगया की यात्रा की उन्होंने, 12 वर्ष में निगालिन सागर की यात्रा की उन्होंने, है ना, और 20वें वर्ष लुम्बिनी वन की यात्रा की थी उन्होंने। दोस्तों, आगे बात करते हैं। अशोक जो है वो बहुत प्रभावशाली राजा हुआ करते थे। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए तो मतलब पहाड़ियों में 4 तरह की गुफाएं बनवाई थी। तो गुफाओं का नाम क्या है? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो ये क्या है? ये आजीविकों को रहने के लिए पहाड़ियों का बनाया था, 4 तरह की पहाड़ियां बनवाई थी। ठीक है,
तो एक कर्ज, जोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी थी। ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों को का उल्लेख किया गया है और महामात्रों को आजीविकों को के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। आगे बात करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र यानी महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दोस्तों, जब उन्होंने श्रीलंका में भेजा था अपने बच्चों को, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है। तो बौद्ध परंपरा और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो इतिहास में ये नाम दर्ज है कि मौर्य साम्राज्य जो है ना, मगध का जो शासक था सम्राट अशोक, तो उन्होंने जो सबसे पहले स्तूप बनवाने का श्रेय जो जाता है वो सम्राट अशोक को ही जाता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत में शिलालेख का प्रवचन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है। तो बहुत सारे काम ऐसे किए अशोक ने जो कोई आज तक कर नहीं पाया है। दोस्तों, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, ग्रीक है और अरमाइक लिपि है का प्रयोग किया गया है। सबसे ज्यादा उनके शिलालेख जो मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहवाजीगढ़ी से और मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। मतलब भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही मिले हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब दाईं ओर से सीधी, यहाँ से हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। खरोष्ठी अशोक के शिलालेखों को, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। दोस्तों, शिलालेख हो गया, एक स्तंभलेख हो गया, गुहालेख, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो 1750 ईस्वी में पोटेंद्री पैंथर ने की थी। ठीक है। इनकी संख्या कितनी थी? तो 14 संख्या थी। ठीक है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो प्राप्त की थी तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने की थी। ठीक है। मतलब अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा है ना, पढ़ने की सबसे पहले जिनका अनुवाद किया है तो सबसे अंग्रेज थे जेम्स प्रिंसिप। ठीक है। तो उनको जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से कुछ न कुछ आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अशोक के जो अभिलेख जो थे वो कोई और नहीं पढ़ सका, वो अंग्रेज थे। 1837 में सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसिप को जाता है। ठीक है दोस्तों। अब एक एक करके हम इनके अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला अभिलेख, शिलालेख जो है वो किस पर आधारित है? पहला शिलालेख जो है इसमें पशु बल की निंदा की गई है। ठीक है दोस्तों। दूसरे अभिलेख में क्या कहा गया है? मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तीसरे में कहा गया है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह संदेह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पे जाएं, है ना, उपरांत मतलब दौरे पर जाएं, जिसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। मतलब जो कोई तीर्थ स्थान वगैरह है वहां पर जाने का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है। चौथा देखते हैं। इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है। मतलब जो महामात्र जो होते थे उनकी नियुक्ति से संबंधित इसकी जानकारी इसमें मिलती है। छठे अभिलेख में क्या कहा गया है? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। मतलब आत्मनियंत्रण मतलब कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी को भी तकलीफ हो, है ना, तो सेल्फ कंट्रोल की इसमें एजुकेशन दी जाती है। 7वें और 8वें है उसमें क्या कहा गया है? इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है।
9वें अभिलेख में कहा गया है इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार। 10वां अभिलेख में कहा गया है कि अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। मतलब राजा और उच्च जो अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा के बारे में ही सोचें, यानी उनके भले के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। 11वें अभिलेख में कहा गया है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। मतलब बौद्ध धर्म में धम्म मतलब जो है वो संस्कृत का शब्द है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धम्म संघ, तो धम्म जो है बौद्ध धर्म का ही व्याख्या करता है। ठीक है, तो 11वें अभिलेख में कहा गया है कि धम्म की व्याख्या है ना, धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात की गई है। ठीक है, 13वें अभिलेख में कहा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसमें धम्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किस अभिलेख से मिलता है, हमें 13वें अभिलेख से मिलता है। दोस्तों 14वें अभिलेख में क्या कहा गया है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 14 अभिलेख, यानी 1 से लेकर 14 अभिलेख जो हैं वो अशोक के बारे में बताते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है वो स्तंभ लेख कितने हैं, तो 7 हैं। केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं, है ना। 7 जो स्तंभ लेख हैं तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ है तो पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। दिल्ली का टोपरा, तो यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा है दिल्ली मेरठ, और पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया। ये रामपुरवा अभिलेख जो है, यह अभिलेख चंपारण यानी बिहार में स्थापित है। इसकी खोज जो है वो 1872 में कार्लायल ने की थी। ठीक है, लोरिया और राज्य जो है वो भी चंपारण यानी बिहार में है। लोरिया नंदगढ़ जो है वो भी चंपारण में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रुद्धिमदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर जो है घटाकर 1/8 भाग कर दी गई थी और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो है वो माफ कर दिया गया था। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रथम अभिलेख जो पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई थी कि मनुष्य जो है वो सभी मेरे बच्चे हैं। मतलब कौन से अभिलेख में शिलालेख में कहा गया है कि मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं, तो वो पृथक शिलालेख है उसमें कहा गया था। ठीक है, अशोक का शारेकुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। दोस्तों साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अशोक के बारे में, तो काफी इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज आपको काम की चीज इसमें मिलेंगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं हमारा सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।